अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे टमाटर की। अब मालूम नहीं ये सब्जी है या फ्रूट है, मगर हमारे बहुत से जो खाने तैयार होते हैं उनमें इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जब टमाटर मार्केट में दस्तयाब नहीं थे तो जनरल साहब ने भी फरमाया था कि कौम को चाहिए कि टमाटर खाना छोड़ दें। मगर आज सूरत हाल ये है कि टमाटर जो कि हर खाने की जान होती हैं 550 से 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस्लामाबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में फ़रोख्त हो रहा है। बात टमाटर की नहीं या प्रोग्राम टमाटर के ऊपर करने की नहीं, बात है महंगाई की, बात है मुल्क में आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई की। और इदारा शुमारियात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान ने हफ्तावार जो रिपोर्ट जारी की है महंगाई के हवाले से, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुल्क में रोज़मर्रा इस्तेमाल की 24 अशिया महंगी हुई हैं, 8 की कीमतों में कमी हुई जबकि 9 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। तो टमाटर की कीमत में 33.20%, प्याज 8.7%, और आटा जो है 1.42%, लहसुन 85%। महंगाई बहरहाल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर इख्तिताम जो होगा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर होगा। मेहमानों का तारफ़ कराते चलूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार मेहताब हैदर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सनाउल्लाह खान, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जो अपने सवालात का खमियाजा भुगत रहे हैं बतौर एक सहाफ़ी, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। अगेन किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, मईशत और फाइनेंस के हवाले से जाने जाते हैं सहाफ़त की दुनिया में, जनाब शहबाज राना। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। शहबाज राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये अचानक जो महंगाई की एक लहर आई है और हम देख रहे हैं पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ भी हैं, और फिर अफगानिस्तान के साथ जो तिजारत की एक सूरत हाल, एक बहरान सा पैदा हो गया है जंग की वजह से, तो ये मामला किस तरफ जाएगा और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये जो आम अशिया और खाने पीने की अशिया में तेजी से महंगाई हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मतीउल्लाह जान साहब। देखिए, इस वक्त जो महंगाई की लहर है इसका हम किसी भी तरीके से हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट आउटकम है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करीब सी झड़पें हुई हैं, और उसके बाद जो बॉर्डर की सूरत हाल, आपको पता है कि तमाम जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है वो बंद है फॉर ट्रेड पर्पसेस, और क्योंकि बहुत सारी सप्लाईज आपकी खासतौर पर जो पेरिशेबल फूड आइटम्स की है इंक्लूडिंग फ्रूट्स, अब वो अफगानिस्तान से आ रही होती है, कुछ ईरान से भी आ रही होती है। तो इस स्टेज के ऊपर बॉर्डर के ऊपर आपको पता है जितने कंटेनर्स खड़े हुए हैं, तो अगर ये हालात नॉर्मलाइज होते हैं और बॉर्डर्स ओपन होते हैं तो फिर ये प्राइसेस कम होंगी। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, अभी एक तो हफ्ते के लिए तो आप गवर्नमेंट को मार्जिन दे सकते हैं, अगर सूरत इसी तरीके से बरकरार रहती है और पेचीदगी रहती है दोनों ममालिक के दरमियान, बावजूद इसके भी चीज फायर है, तो फिर ये जिम्मेदारी बनती है जो एक यहाँ पे प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर है वो चेयर करते हैं, या इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, उसके मैंडेट में भी प्राइस मॉनिटरिंग शामिल है। तो ये दोनों कमेटी जो है ये फिर एक वॉर फुटिंग के ऊपर अपने को प्लान बनाए ताकि कोई इम्पोर्ट कर सके ईरान से या बाकी जराए से, कुछ इसको फास्ट ट्रैक कर सके, कुछ एयरलिफ्ट कर सके। तो ये फैक्टर है। एक चीज अगर आप नोट करें मतीउल्लाह जान साहब, इवन के जब सैलाब भी पाकिस्तान में आया कुछ चीजों की कीमतें जरूर बढ़ी थी, उस तरीके से जो खदशा था कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी सैलाब की वजह से, जितना इब्तदाई तौर पर जो नुकसान हुआ है खासतौर पर दरिया चनाब और दरिया सतलुज के एरियाज के अंदर, वो उस तरीके से नहीं हुआ था। ये जो वॉर फैक्टर है ये ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, खासतौर पर 2-3 चीजों की जो प्राइसेस हैं उनको ज्यादा इससे इफेक्ट किया है। ठीक है बेटा मैदर साहब, हम जंग की तो बहुत मनसूबाबंदी करते हैं, मगर शायद ये भूल जाते हैं कि अगर अफगानिस्तान जैसे मुल्क, पड़ोसी मुल्क के साथ जंग करनी है हमने, तो फिर इन तमाम सूरत हाल का तो पहले से हमें सद्देबाब करना चाहिए, और इसके लिए क्या हमें तैयार नहीं होना चाहिए? अब बॉर्डर पे सूरत हाल क्या है, और ये जो ट्रांजिट ट्रेड है और जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो कितनी बड़ी सतह पर मुतासर हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शहबाज राना साहब ने तो कहा है कि हुकूमत को इस सिलसिले में क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं हुकूमत को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि अगर आपने बॉर्डर के ऊपर ये सूरत हाल डेवलप हो रही थी तो आपको पहले से प्लानिंग करके जहाँ जहाँ से ऑल्टरनेट जगहों से टमाटर मंगवाया जा सकता था वहाँ से टमाटर मंगवाने की कोशिश तो कम से कम, और इसके सिर्फ टमाटर नहीं है, आप ये देखें कि जो फ्रूट्स की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हुआ है ये जो है। और इसी से पहले आपको याद होगा कि
कुछ दिन पहले ब्लॉकेड ऑफ रोड्स विद इन द कंट्री भी था। तो वो फैक्टर भी जो है वो ठीक है चंद दिन के लिए था, लेकिन वो फैक्टर भी, और उसके बाद फिर ये सूरत हाल डेवलप हो गई, बिल्कुल साथ साथ ही ये हुए हैं। और तीसरा फ्लड्स का जो इशू है, मैं समझता हूं कि उसकी वजह से भी है। सरहद से जो टमाटर की फसल थी वो डिले हुई, सिंध से भी डिले हुई है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, यहाँ पे नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, यहाँ पे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। वो अपने नंबर्स में, मैं हेरा फेरी का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उनके इंपोर्ट के डेटा के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो 3-3, 2-2, 2.5-2, 3-3 माह गुजर जाते हैं, उसके बाद उन्हें होश आती है। तो यहाँ पे भी उन्हें इस पे पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी और ये सिचुएशन अराइज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है सनाउल्लाह साहब, आपके ख्याल में इसमें वाकई हुकूमत का कोई कसूर नहीं है या इसकी पेशबंदी की जा सकती थी इस तमाम सूरत हाल की? नहीं, सिर्फ टमाटर का इशू नहीं है, उस सियासत की भी मैं बात बताऊं, लेकिन सिर्फ टमाटर का इशू नहीं है। पिछले 10 दिन के दौरान जो आटा है, जो सबसे टमाटर से भी ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, वो 400 से 600 रुपये फी 20 किलो का थैला की कीमत में इजाफा किया गया है। और आपको पता है केपी में शायद रेट ज़्यादा 3000 तक पहुंच गया है, और यहाँ पे रावलपिंडी में या पंजाब में चले जाएं तो 2800 से 2900 रुपये 20 किलो आटा का थैला। प्रॉब्लम ये है, नाअहली की बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी पब्लिक रही नहीं, है ही नहीं। अगर पब्लिक प्रायोरिटी होती तो माजी की तरह मेहताब को भी पता है, शहबाज को भी पता है, जब कोई चीज़ शॉर्टेज होती थी तो 24 से 48 घंटे में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास होता था और हंगामी बुनियादों पर SRO तक जारी होते थे कि फलानी चीज़ की इंपोर्ट खोल दें, ड्यूटी विदड्रा कर लें, और विद इन जब ईरान से आ जाता है, आपका मिडल ईस्ट, दुबई की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ से लोग इंपोर्ट करते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि प्रायोरिटी नहीं है हुकूमत की, सियासतदानों की, पब्लिक अवाम के जो इश्यूज़ हैं वो प्रायोरिटी है ही नहीं। चाहे आप इसमें शुगर की प्राइस देख लें, शुगर की मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इस वक्त जो मार्केट में चीनी दस्तयाब है, ये पिछले साल नवंबर के क्रैशिंग सीजन की वजह से तैयार हुई और उसकी कास्ट भी उस वक्त निकल आई, उस पर टैक्स कितना है वो भी तय था। वो टोटल टैक्स काट के और प्राइस जो मार्केट प्राइस थी वो 125 से 130 रुपये बनती थी। वही चीनी आज कितने की बिक रही है आपको पता है? 200 रुपये किलो पे। और पूरी एक प्लान करके एक इंडस्ट्री को, एक माफिया को 300 से 400 रुपये इंक्वायरियां हो चुकी हैं, वीट की इंक्वायरी हो चुकी है, शुगर की इंक्वायरी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ चुकी है। आप कहते हैं कि हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, सियासतदानों का कोई कसूर नहीं है, यही जिम्मेदार हैं भाई, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी क्या है वो आपको भी पता है। इनकी प्रायोरिटी सियासत है, इनकी प्रायोरिटी इक़्तिदार है, इनकी प्रायोरिटी ये है कि हमने इस मुल्क में जो है माहौल किस तरह, सियासी और सिक्योरिटी माहौल को किस तरह ठीक करना है या ख़राब करना है। तो पब्लिक प्रायोरिटी नहीं है। अगर होती तो ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का सिर्फ टमाटर पे अब तक इजलास हो चुका होता और उसमें जो शॉर्टेज है उसको दूर करने के लिए इकदाम माजी में होते रहे हैं। अच्छा, एक बात अगर मुझे इजाजत दीजिए, अगर वीट का आप देखें, वीट का जब पिछले साल ग्रोथ का नंबर निकाला गया तो कहा गया जी कि इस मुल्क में वीट जो है वो 30 मिलियन टन जो है वो होगी। अभी फिगर रिवाइज हुए हैं, बाकी तो ग्रोथ का नंबर बढ़ा दिया है, वीट का कम कर दिया है। 28 मिलियन टन के लगभग जो है वो वीट होगी, थोड़ी से ज्यादा। तो इस मुल्क में तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन टन वीट की शॉर्टेज है। अब ECC आए और इस पे भी इंपोर्ट का फैसला करे, जितना डिले करेंगे उतनी प्राइसेस जो है वो ज्यादा होंगी। मगर बहरहाल आप दोनों का ये कहना है कि हुकूमत को बड़ी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। बहरहाल ये तो शहबाज शरीफ साहब इसका जवाब दे सकते हैं ना, मगर क्योंकि शहबाज राना साहब ने ये बात की थी तो उनके से भी पूछ लेते हैं। राना साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मसला जान साहब, एक तो मैं अपने शरीक मुलजिम जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में इस मौके पे कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे आपके जो दोनों गेस्ट हैं वो उनको ब्लेम कर रहे हैं तो ऑन अ लाइटर नोट दैट वाज द पॉइंट। लेकिन देखिए हमें ना कवानीन, रूल्स और जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके अंदर रह के चीज़ों को देखना चाहिए। और वो बात ये है कि जो अंडर दी आपके जिस वक्त आपका जो सिस्टम है, प्राइस कंट्रोल है ना, ये या मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट, ये सूबों का काम। फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की है। हाँ,
अगर प्राइस की शॉर्टेज आ रही है, सॉरी किसी कमोडिटी की शॉर्टेज आ रही है और उसकी इम्पोर्ट की जरूरत है, तो वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है उसने इम्पोर्ट करके देनी है। तो अभी तक क्यों नहीं मीटिंग हुई है प्राइस कंट्रोल? एक तो सिचुएशन मेरा ख्याल है कि अभी इमर्ज हो रही थी, ये कोई प्लान करके कोई बाकायदा जंग शुरू नहीं की गई कि जब आपने अफगानिस्तान के साथ बाकायदा प्लानिंग की और जंग शुरू की और आपको उसके जो सारे जो एस्पेक्ट्स थे, जिसमें फूड सिक्योरिटी भी था, स्पाइस भी थी, लॉजिस्टिक्स भी थी, सब आपको अचानक आपको पता कि एक सिचुएशन डेवलप हुई है। मैं जैसे आपको पहले कह रहा था कि आप गवर्नमेंट को अभी तक का तो उसको मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन इससे आगे आप गवर्नमेंट को शायद मार्जिन नहीं दे सकते, क्योंकि फिर इनको इसकी बाकायदा प्लानिंग करनी चाहिए। एक चीज ये, अगर किसी जगह पे भी कोई प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वो सूबाई मामला है, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे वफाक से नहीं डाली जा सकती। मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपको याद होगा जब रजिस्ट्रेटिव सिस्टम खत्म किया गया था, तो उस वक्त ये जो इवन के जो आपके डीसीज होते थे, इनके पास जो इख्तियार थे वो अब नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे इनके पास उस तरीके से पावर्स नहीं थी। फिर जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसमें कुछ इन्होंने इस पे एक ऑर्डिनेंस लाने की भी कोशिश की, तो उसमें कोई खास कामयाबी नहीं हुई। तो इसलिए ये इस किस्म की प्राइस मॉनिटरिंग शायद उस तरीके से अब पॉसिबल नहीं है। एक चीज जरूर हो सकती है कि अगर सूबे चाहें, और ये सूबाई मामला है, और इसके हवाले से एक ये मेहताब अली साहब को भी, सनाउल्लाह साहब को भी पता होगा कि इन्होंने एक लाइव एक डेस्क बनाया हुआ है, जो डैशबोर्ड है, जिसमें जो सूबे जो है वो प्राइस के हवाले से अपने अपनी पोजीशन लेते हैं। इट्स सीरियस इशू, इसको उसी तरीके से टैकल करने की ब्लेम गेम बिल्कुल होती है, हम सब करते हैं। बट यहाँ पे मेरे ख्याल में इस स्टेज तक शायद फेडरल गवर्नमेंट की इतनी जिम्मेदारी नहीं है जितना ये मामला सूबाई है। सही है, ये बात तो ठीक है, बहुत से मामला सूबाई हैं और फेडरल गवर्नमेंट उनमें शायद आईनी और कानूनी तौर पे मुदाखलत तो नहीं कर सकती। मगर शहबाज साहब, ये अभी एक और खबर ये भी है कि खित्ते के अंदर तिजारत को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ जो है वो बार्टर ट्रेड के मैकेनिज्म को मज़ीद वुसअत दी है, और ताजर जो हैं अब हर 3 माह बाद दरामद और बरामद की मालियत बरामद उन्हें करनी होगी। और फिर नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि जो बार्टर ट्रेड का दौरानिया है वो अब 90 दिन से बढ़ा के 120 दिन कर दिया गया है। कितना काबिल अमल होगा ये बार्टर ट्रेड, और ख़ास तौर पे जहाँ पे ईरान के साथ हम बार्टर ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या कोई पेचीदगियाँ तो नहीं हो सकती? देखिए, पहली बात ये कि बार्टर ट्रेड वाला जो SRO जो अभी आया है, ये अभी उसमें अमेंडमेंट्स तो जरूर है, ये बहुत पहले से कोशिशें होती रही हैं, और जो PTI की गवर्नमेंट थी उसके दौरान भी इस तरह के अटेम्प्ट होते रही हैं। फिर बॉर्डर मार्केट्स की अभी कॉन्सेप्ट आया था, उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था कि जो पाक अफगान बॉर्डर है, इसके ऊपर जिस तरह बॉर्डर मार्केट्स बन जाए जहाँ पे जो कमोडिटीज है वो एक्सचेंज हो सकें। अब असल इशू ये है कि आपको बार्टर ट्रेड की उस तरीके से शायद इतनी जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत सारी जो पेमेंट्स अभी भी हो रही हैं विद ईरान, वो उसमें आपकी जो फॉर्मल वो बैंकिंग चैनल से नहीं हो रही, उसके और बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसके अंदर ओपन मार्केट से भी डॉलर खरीद के आपको पता सेटलमेंट्स हो जाती हैं। तो रशिया के साथ हमारी उस तरीके से कोई ट्रेड नहीं है जिसे हमें बार्टर ट्रेड की जरूरत पड़े। हम इस सिलसिले में माजी में भी अगर आप देखें तो इतने ज्यादा कामयाब नहीं रहे। हम ईरान से बिजली दरामद करते हैं, बावजूद कंट्री सरप्लस है बिजली में, ईरान से बिजली दरामद करके हम गवादर को सप्लाई करते हैं। गवादर के लिए पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस बिजली नहीं है, तो उसकी भी जो हमने कोई 150-200 मिलियन डॉलर की पेमेंट्स करनी होती है, उसके लिए हमें बड़ा मसला होता है। माजी में भी कई दफा ये प्रपोजल चलते रहे हैं कि बिजली की जो अदायगी अगेंस्ट उनको कोई कमोडिटी दे दी जाए। इट्स डिफिकल्ट प्रोसेस, हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उसमें ये इतना को कामयाब नहीं होने वाला। चले सही। वैसे मेहताब साहब, हम अफगानिस्तान के साथ तो पहले ही बार्टर कर रहे हैं, गोलाबारी मिसाइल, तो अब अफगानिस्तान के साथ तो कम से कम हमारी जो ताल्लुकात इस वक्त हैं उसमें तो बार्टर ट्रेड का कोई इतना ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मगर रूस के साथ आपको क्या लगता है ये कितना कामयाब मैकेनिज्म हो सकता है? क्योंकि एक तरफ जो असल रीजनल तावन की तंजीम है जो कि सार्क की तंजीम है, वो तो बिल्कुल ही गैर फाल हो चुकी है, साफ्टा का जो रीजन है। तो आपको क्या लगता है कि ये बार्टर ट्रेड और रूस और ईरान और अफगानिस्तान, देखें ये जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ना, ये बेसिकली इंडिया की वजह से ये इसमें कोई ज़्यादा हमें सक्सेस नहीं मिली। लेकिन ये जो बार्टर ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, देखें बार्टर ट्रेड बड़े अरसे से कोशिश है कि हम, चूंकि बार्टर ट्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी। बार्टर ट्रेड की इस वजह से ज़रूरत पड़ी है कि हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बिकॉज ऑफ US सैंक्शंस
हम नहीं कर सकते, ईरान के साथ भी और रशिया के साथ भी। और अगर रूस के साथ तो वैसे ही चल रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि वो लैंड लॉक्ड है, तो हमारा अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है। आपने देखा कि ट्रंप ने अभी इंडिया को भी कन्विंस कर लिया कि वो जो ऑयल खरीदा था उसमें 50% कमी करे। तो हमारे साथ एक तरफ हम अमेरिका के साथ जो अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसको सामने रखते हुए अगर कोई ये समझता है कि आप ईरान के साथ या रशिया के साथ बार्टर ट्रेड पाकिस्तान प्रमोट कर सकता है, आई डोंट थिंक सो। ये नहीं होगा, ये सिर्फ गैलरी प्ले करके के लिए जो है ये सारी बातें हैं। ठीक है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है उसके ऊपर इशू है। उसके ऊपर इशू क्या है? उसके ऊपर इशू ये है कि हम बहुत सी चीजें जो वहां पे जाती हैं वो स्मगल बैक होके पाकिस्तान में वापस आ जाती हैं। आप ये देखें ना, किसी जमाने में एलईडी टीवीज जो है वो इतने चले गए जितनी उनकी आबादी नहीं है। नहीं, इसका तो हर हुकूमत दावा करते रही है कि हम तोड़ निकाल रहे हैं और ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। कई ट्रेडर गायब भी हो गए, हजारों के करीब। वो जो एक केस था सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, तो इसका तो तोड़ अभी तक किसी हुकूमत ने नहीं निकाला। और अब क्या होगा? देखिए, एक चीज जिसपे मैं समझता हूँ तारीफ बनती है इनकी, ये पिछले 2-2.5 साल में आप ये देखें कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड का वॉल्यूम 22-23 में कोई 6-7 बिलियन डॉलर से ऊपर था। आजकल अगर आप देखें वो कोई 2-2.5 बिलियन डॉलर रह गया। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, एक मतलब इसका ये भी है कि वो जो स्मगलिंग थी वो कम हुई है। तो स्मगलिंग में खत्म तो नहीं हुई, बॉर्डरिंग एरियाज में अभी भी स्मगलिंग है और वहां की इकोनॉमी का और टेररिज्म के साथ भी उसका काफी क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन कमी उसमें जरूर वाकई हुई। चले, वाकई सनाउल्लाह साहब स्मगलिंग कम हो गई है, खासतौर पे ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से। देखें, पाकिस्तान की जो ये बॉर्डर है ईरान की और अफगानिस्तान की, और ये जो कशीदगी है, लड़ाई जंग है, इसमें बहुत सारी वजूहात में एक बड़ी वजह यह है कि ये लोग, इनका बिजनेस ही स्मगलिंग है, बहुत सारे लोगों का। अच्छा, दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ। आप पाकिस्तान की मार्केटों में, राजा बाजार में चले जाएं, ये बड़े मार्केट किसने खोली हुई है? आपको ईरान का और बाकी वेस्ट का जो सामान है, आपको पता है सिर्फ सिगरेट कितने बिलियन की सिगरेट आती है स्मगल शुदा यहाँ पे, जिसपे पाकिस्तान टैक्स भी नहीं लेता, जो एक्साइज ड्यूटी, और कितना % टैक्स है जी सिगरेट? तो देखे 166%। आप अक्सर जो लोग पीते हैं वो स्मगल सिगरेट पीते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह की चलान या कोई चीज नहीं होती। वो कई सौ अरब तक है वो। तो क्या वजह, अगर ये दहशतगर्दी भी इस वजह से हो रही है, जी और जी, फिर हम कह रहे हैं नॉन कस्टम पे गाड़ियों के का भी माफिया है। आप पूरी पिंडी में ईरानी सामान की स्मगल की मार्केट खोल गई है पूरी। तो ये कहां से आ रहा है? ये इंटरेस्ट है इन लोगों तो की। बॉर्डर पे कोई नहीं रोकता जी, बॉर्डर पे आप तेल भी स्मगल होता है। आपकी पूरी सोसाइटी में किसी बंदे को खड़ा कर दें, आप उसको फरिश्ता मान लेंगे कोई? नहीं, तो फिर ये इल्जाम किसको दिया जाता है कि ये काम सारा जो है? बॉर्डर कितनी है आपको पता है? आपको पता है कितनी बड़ी बॉर्डर है? बिल्कुल सही, 1400 किलोमीटर सिर्फ अफगानिस्तान के साथ है और ईरान के साथ। वैसे शुक्र करें ये बॉर्डर बड़ी है, बड़े छोटे छोटे मुल्क है। एनीवे, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। अब उसकी वजूहात क्या है वो आपको फिर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा हाल ही में देखने को मिला है। शहबाज राना साहब, हुकूमत ने हाल ही में बरामदात और दरामदात सोने की उस पर पाबंदी हटा दी है। इस फैसले के पीछे क्या महरक़ात है? देखिए जान साहब, आप किसी भी मार्केट में जाएं तो आपको सोना जो है वो मिलता है मार्केट के अंदर। तो सोना कहाँ से आ रहा है अगर मुल्क में पाबंदी की? तो हमारा जो सोना इंपोर्ट हो रहा था वो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट हो रहा था कि हम रॉ मटेरियल सोने का इंपोर्ट करके उसको रिफाइंड प्रोडक्ट बना के हम बेचेंगे। ऐसा हो नहीं रहा था। सोना आपका जो है वो स्मगल हो रहा था। एनीथिंग विच इज बैड और वो फिर इवेंचुअली फिर स्मगल ही होती है। मुझे इस वाला जो नोटिफिकेशन है इसका बैकग्राउंड तो नहीं पता बिल्स में क्या है, बट एक चीज जरूर थी कि जो एफपीएम ने या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कुछ ऐसा पहले कुछ जो मेजर्स लिए थे इसको रेगुलेट करने को, ट्रेड को, जो गोल्ड की है वो काउंटर प्रोडक्टिव जो है वो साबित हुए थे। गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो जो 5% से ऊपर जा रही है, उसके पीछे इंटरनेशनल मार्केट का भी एक फैक्टर है। और एक तो ये चीज होती है, दूसरा नेचुरली आपकी जो रियल एस्टेट सेक्टर जो पाकिस्तान में वो इस आपको पता है कि 2 से 3 सालों में तकरीबन बैठ चुका है। बिल्कुल रियल एस्टेट सेक्टर में अब कोई एक्टिविटी नहीं रही। स्टॉक मार्केट जो है वो जितना मर्जी ऊपर जा रही है उसके अंदर एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट रह जाता है। तो दो जो है कमोडिटीज या 2 एरियाज है जो सेफ बेट समझी जाती है। एक आपका होता है फॉरेन करेंसी जिसमें यूएस है,
और दूसरा आपका जो गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना। बट अगर इसकी ट्रेड को कोई भी चीज है जो बैंड और फिर भी मैसिवली यूज हो रही है, उसमें सिर्फ गोल्ड ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें शामिल है, तो बेहतर यही होता है कि उसकी जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करके आप उसे प्रॉपर टैक्सेशन भी लोगों को फैसिलिटेट भी करें, बजाय कि एक चीज पूरे पाकिस्तान में बैन है तो कैसे पाकिस्तान में आके मार्केट्स में बिके। सही सही। मतलब अगर सब पाकिस्तान के अपने जो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, उनमें रेकोडिक जैसी माइंस भी हैं बलूचिस्तान में, गोल्ड जिससे हम ये तस्वर करते हैं कि वहाँ से भी हम हासिल कर रहे हैं, तो कितना पोटेंशियल है। और ये खासतौर पे मैं जानना चाहूँगा, ये जो पाबंदी हटा ली है बरामदात और दरामदात से, इससे पाकिस्तान के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा गोल्ड प्राइसेस के हवाले से? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक SRO है 760, उसके तहत सस्पेंड कर दिया गया था मई के महीने में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको सस्पेंड किया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, गोल्ड नहीं, ज्वेलरी बेसिकली। ज्वेलरी गोल्ड आता है, उसकी हम वैल्यू एडिशन करते हैं और फिर उसको री एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे राना साहब कह रहे थे। अभी उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक समरी मूव हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि वो जो सस्पेंशन है उसको रिज्यूम किया, रेस्टोर किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी अप्रूवल दी है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक समरी भिजवाई है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को, तो ECC इसकी अप्रूवल देगा, तो उसके बाद इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो दोबारा से शुरू होगी। लेकिन यानी वो SRO सस्पेंड हो जाएगा, वो SRO जो सस्पेंड है वो रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है, आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस टाइम जो गोल्ड की प्राइसेस जितनी तेजी से ऊपर गई हैं, तो ये इंटरनेशनल मार्केट का फैक्टर तो है ही, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है गोल्ड के अंदर। तो जिसकी वजह से जो आम आदमी है, और पाकिस्तान में ट्रेडिशन है, आपको पता है शादी ब्याह पे कम से कम आज से चंद साल पहले तक तो 4-5 तोले सोना हर फैमिली जो है वो उसको ब्राइडग्रूम को जो है वो देती थी, लेकिन अब उसकी जो प्राइस है जो 4.5-5 लाख के लगभग पहुंच चुकी है। इसमें जो चीज मैं कहना चाहता हूं, एक तो ये डिमांड एंड सप्लाई है और लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस टाइम कोई बंदा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई बंदा स्टॉक्स के अंदर उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रहा, हालांकि जितना ऊपर लेके जाना था इन्होंने वो ऊपर लेके चले गए हैं। सबसे ज्यादा नहीं लेके जा रहे लोग, बैंकों के अंदर भी चूंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो सबसे ज्यादा ये गोल्ड के अंदर कर रहे हैं। लेकिन ये जो ज्वेलर्स नजर आता है पाकिस्तान में, इनकी टैक्स के अंदर जाके जरा कंट्रीब्यूशन देखें आप, बिल्कुल नहीं है। कई हजार ज्वेलर्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो FBR के अंदर जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो निग्लिजिबल है। तो ये मिसमैच है। पाकिस्तान में जो लोग पैसा बनाने वाले हैं, पैसा कमाने वाले हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे, और आज आके फिर किसके पास है, सैलरी क्लास के ऊपर जो है वो आपने रखा हुआ है, लेकिन उसी से टैक्स ले रहे हैं। डिसीजन का किसी को फायदा और किसी को नुकसान होता है, तो सनाउल्लाह साहब आपके ख्याल में इसका फायदा बेसिकली कौन उठाएगा इस इंडस्ट्री के अलावा भी? देखिए, बुनियादी तौर पर जो हुकूमतें होती हैं जो रेगुलेट करती हैं, जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर रही है, मकसद उनका ये होना चाहिए कि उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो आवाम है उसको बेनिफिट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, और ये चीज़ें ये तो ज़र मुबादला सियासी हुकूमतों को अपनी पॉलिसी बनाते वक्त ना, चाहे वो इकानमी की पॉलिसी हो, चाहे इस किस्म के डिसीजन जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी चीज़ की मुतासर हो, अपनी सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं, वहाँ पे यूजेज हैं, उसको मद्देनजर रखना लाजमी जरूरी। तो क्या करना चाहिए था हुकूमत का? बुनियादी तौर पर जब ये डिमांड बढ़ रही थी, और मेहताब ने बिल्कुल सही निशानदेही की, पाकिस्तान में इन्वायरमेंट ऐसा बन गया है कि माजी में ये होता था कि आज से 10-15 साल पहले तो प्रॉपर्टी में सारी इन्वेस्टमेंट होती थी, वो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा बैंकिंग में चैनल के ज़रिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे बड़े जो FBR ने रेगुलेशन लाई हैं, आप खुद भी कभी जाएं 10 लाख रुपए जमा कराने तो वहाँ पे आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है, या निकालने जाएं तो फिर पैसे निकालने पर भी टैक्सेशन है। तो पाकिस्तान जैसी ब्लैक इकानमी में जब इस किस्म के रेगुलेशन आते हैं, फिर लोग जो हैं जिनके पास ऐसा पैसा है जो आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो आपका वाइट मनी नहीं है, तो वो फिर इस किस्म की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और सोने में
इन्वेस्टमेंट हुई है, डिमांड बढ़ी है तो उसकी प्राइस बढ़ी है ना। इंटरनेशनल फैक्टर भी आ गया थोड़ा बहुत, लेकिन और वो सोना क्या है कि आप वो जाहिर करना जरूरी नहीं होता, आपने जाके लॉकर में रख देना है ना, या घर में लॉकर है या बैंक में लॉकर है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें हुई है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी वो कीमतें बढ़ी हैं। और इसमें इससे निकलने के लिए फिर आपको दूसरे किस्म के रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे, जिसमें आपको इंडस्ट्री, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का क्या हुआ है इस दफा, तो ग्रोथ ही नहीं है कोई, ये शायद बड़े अरसे के बाद हुआ है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब है आपको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसी लानी पड़ेगी, तो इस किस्म की फैसिलिटेट करना पड़ेगा लोगों को। माजी में तो ये था कि वो एमनेस्टी स्कीम ले आते थे लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हुई, और अब ना IMF इस चीज पर तैयार है। चले IMF के हवाले से बात करते हैं अगले सेगमेंट में, एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। शहबाज राना साहब, IMF के साथ तो बज़ाहिर हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं, बल्कि हमारी हुकूमत के जो हैं सदर ट्रंप के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त के हवाले से भी बड़ी उम्मीद अफजा सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है, मगर ये कितना आसान होगा, और क्या इससे पहले कुछ मजीद भी शराइत हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी पूरी करनी है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, IMF की तो आप फिक्र करना भूल जाए। ऑन अ लाइटर नोट, तो मेरे शरीक मुल्ज़िम मियां मोहम्मद शबाशी साहब की अब जेब में है, और जिस किस्म की पाकिस्तान ने वायलेशन की IMF के प्रोग्राम की, और उसके बाद टॉप लेवल एग्रीमेंट हो जाना, तो इसका मतलब है कि वाकई जो IMF है वो मेरे शरीक मुल्ज़िम मियां मोहम्मद शबाशी साहब की जेब में है। इसकी आप एक एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए कि जो IMF का प्रोग्राम है, इसके तहत जो टैक्स की ब्रेक्स है वो देना जो है वो मना है। के बावजूद शुगर की इंपोर्ट के ऊपर 0 टैक्स किया गया, IMF ने कुछ नहीं किया। अभी जो मैंने आज की मेरी जो स्टोरी थी, मतलब आप सोच नहीं सकते कि IMF जो है, जो फ्री मार्केट का चैंपियन है, वो हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज की इजाजत दे दे कि जो 2 साल पहले 1.5 साल पहले इन्होंने गंदम खरीदारी बंद की थी, मार्केट इंटरेस्ट बंद करना थी, IMF उसकी इजाजत दे दे। कि आप नॉर्मल हालात में सोच नहीं सकते थे इतनी सीरियस वायलेशन सब हो सकती थी कि आपका प्रोग्राम सस्पेंड हो सकता था। लेकिन ना सिर्फ ये कि हुकूमत ने उसकी पॉलिसी अनाउंस की, बल्कि जो ऑन द रेकॉर्ड स्टेटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर के जो कोऑर्डिनेटर एग्रीकल्चर के अहमद उमैर साहब, जो मैंने स्टोरी भी की है कि जी IMF ने इस बात की बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को इजाजत दी है कि वो मार्केट में इंटरवीन करे। तो IMF के बारे में इस वक्त जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल ज्यादा परेशान होना चाहिए। अब IMF के जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव माहिर बनीशी है, वो ऐसे ही है जैसे वज़ीर पाकिस्तान सेक्रेटरी खजाना को हुक्म दे और वो मान लिया जाता है। चल, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी जी। मैं तो कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब 2-4 जुमले अगर और बोल देते तो और भी ज्यादा हमारे लिए आसानी हो जाती। एक मैं कुछ चीजों का अगर हवाला दूं, एक गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है। पहले जुलाई में कहा गया IMF की तरफ से इन राइटिंग में कि आपने रिलीज करनी है, फिर उसके बाद अगस्त का टाइम दिया गया, सितंबर, आज अक्टूबर है, अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये प्रायर एक्शन है और उससे पहले ये रिपोर्ट रिलीज होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी उन्होंने मुलाकात की थी, वो रिपोर्ट अभी तक स्टिल रिलीज नहीं हुई। एक तो ये बात है, और ये मैंडेटरी है। ये सनाउल्लाह साहब से भी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए ये प्रायर एक्शन का मतलब ये है कि आपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पहले इसको पब्लिक करना। एक ये बात, दूसरी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। राणा साहब तो वीट पॉलिसी की बात कर रहे थे ना, ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स IMF का बड़े सालों से एक ख्वाब है। उसके लिए प्रोविंसेस ने लेजिस्लेशन की। अब वो जो लेजिस्लेशन है जिसमें 1 जुलाई से टैक्स की कलेक्शन शुरू होनी है, उस पे IMF बहुत लीनियंट है। तो IMF तो आजकल डोनाल्ड ट्रंप के आंख के इशारे के बाद बिल्कुल राम है। मुझे तो ये नजर आ रहा है। क्यों सनाउल्लाह साहब, ये रिपोर्ट में आखिर है क्या? कोई खबर नहीं मिली कि क्यों नहीं पब्लिक कर? मैंने तो वो रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने देखी है वो हमारे साथ बैठे हैं, शहबाज राना साहब, और इन्होंने रिपोर्ट भी की है। और मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको रोका गया है। और अगर वो जारी नहीं करते तो मैं भी ये समझता हूँ, और शायद मेरे ये दोनों दोस्त भी समझते हैं, कि फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड आपकी जो अगली किस्त है और ये रिव्यू है वो रिजेक्ट कर देगा। नहीं तो ये खौफनाक चीजें हैं क्या? खौफनाक देखें, एक जो उसमें फिक्रा है जो राना साहब ने भी लिखा है, वो है रूल ऑफ लॉ।
आप मुझे बताएं, रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में? ये तो अब रिपोर्ट में अगर ये पब्लिक हो भी जाती है, उसमें वो कहते हैं कि आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, वो जो इदारों के हेड लगाते हैं उसमें मेरिट की सरासर खिलाफ वर्जी की जाती है। अगर मेरिट पे वो हों तो, वरना डिजास्टर, वो कहते हैं डिजास्टर होगा अगर मेरिट इख्तियार ना किया इन इदारों के हेड्स लगाने के लिए, डिजास्टर। और वो कौन लगाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये शर्त जो है ये सिर्फ रिपोर्ट को पब्लिक करना है या इसकी रिकमेंडेशन पे अमल भी करना है? अमल भी करना है उसमें, ये मैंडेटरी, अमल भी मैंडेटरी है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑफ एक्शन देना है और उसकी रिपोर्ट देनी है, सब कुछ देना है। राणा साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये आपकी जो स्टोरी है इस हवाले? देखिए, जब आपको याद होगा, मैंने ऐसे कुछ अर्सा पहले खबर की थी कि IMF कमीशन पाकिस्तान आएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। उससे बड़ी हम लोगों ने हैरानगी का इजहार किया था। ये जो IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट है, ये उसी तरह की जो मुलाकातें हुई थी जिसमें 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकातें, फिर जुडिशल कमीशन से मुलाकातें और 30 और इदारों से, हुकूमती डिपार्टमेंट से उनकी मुलाकात थी। उसका ये आउटकम है, ये बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। अगर ये पब्लिक हो जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एक चीज ऑन द रिकॉर्ड आ जाए ना, उसकी बड़ी वैल्यू थी। अभी तक हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है ना। ऑफिशियल तो तब होगी जब हुकूमत पाकिस्तान उसको रिलीज करेगी। और अगर मैं कोई इसमें आपको कोई फेवर या अपोज करने की बात नहीं कर रहा, अगर वो रिपोर्ट रिलीज हो जाए और वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो जिस तरह के वो फजूल किस्म के केस आप फेस कर रहे हैं, बाकी लोग दुनिया में पाकिस्तान के अंदर फेस कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे अगर वो अमल दरामद हो जाए। इसमें जो चीज है वो ये है कि अब एक प्रायर एक्शन तो बन गया है। प्रायर एक्शन का मतलब ये है कि जब तक ये रिपोर्ट होगी तो बोर्ड में केस नहीं जाएगा और बोर्ड में केस 15 नवंबर तक इन्होंने भेजना है। फिर दिसंबर में उसका अप्रूवल तभी हो सकता है करने का। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये अमल दरामदी प्लान जो है वो 15 दिसंबर तक वो भी देना है, वो भी देना है। मैं आपसे वन लाइनर, इसमें उसके रिपोर्ट के बाद कुछ चीजें IMF की मजीद कंडीशंस का हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर और सनाउल्लाह खान साहब और शहबाज राना। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, बल्कि सहाफ़ियों से बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।